So this is going to be the orientation session for your CAPF. यहाँ पे बात कर रहे हैं जी पेपर 2 के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पे जो भी बात होगा सिर्फ पेपर 2 की होगी। ये क्लास के अंदर पेपर 1 के सब्जेक्ट्स को डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कोई भी हो, इधर सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 की बातें होनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहला पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो क्या पेपर 2 प्रिडिक्टेबल होता है? क्या इससे सवाल हम गेस कर सकते हैं कि चलो ये आ सकता है? हाँ जी, पेपर 2 जो होता है इट इज प्रिडिक्टेबल। अबे भाई विशाल सर नहीं, तुम खुद भी कर सकते हो ठीक है, तुम खुद भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, ये नहीं कि मैं ही करूंगा हर चीज, तू भी कर ले। कल शादी हो, ठीक है। देखो, सो पेपर 2 प्रिडिक्टेबल होता है। प्रिडिक्टेबल के लिए सर कैसे प्रिडिक्ट करे, तो उसके लिए कैसे प्रिडिक्ट करोगे भैया? पीवाईक्यू से। अगर सारे पीवाईक्यू देखोगे, सारे छोड़ो, पिछले 10 साल के पीवाईक्यू खोलना, लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स की पीवाईक्यू आप देखोगे, जो भी टॉपिक आया है, चाहे वो एस्से हो, आर्ग्यूमेंट हो या रिपोर्ट हो, इनमें से कोई भी टॉपिक आया है तो मेरे भाई ये सारे टॉपिक्स उस टाइम के करंट अफेयर्स बेस्ड ही होगा। उस टाइम के करंट अफेयर्स में इसके बारे में डिस्कशन हुई होगी, एंड दैट वाज द मेन पर्पस जिसके वजह से इसका सवाल भी आया होगा। क्लियर है? तो अगर एग्जाम की पैटर्न आप देखोगे, सीएपीएफ एग्जाम का अगर पैटर्न आप देखते हो, 2 पेपर होते हैं। नोटिफिकेशन देखा है आप लोगों ने? पेपर 1 एंड पेपर 2, 2 पेपर होने हैं। तो पेपर 1 आप सबको पता है, 250 मार्क्स होगा और इधर 200 मार्क्स। और ये पेपर तभी इवैल्यूएशन होगा जब ये पेपर में आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आते हो। इनफैक्ट यही बात यूपीएससी ने भी नोटिफिकेशन में भी लिखा है, ठीक है जी। यहां पे नोटिफिकेशन है, यहां पे यूपीएससी ने यही लिखा है, पेपर 2 there will be minimum qualifying marks separately in each paper as may be fixed by the commission in their discretion. Paper 1 be evaluated first and evaluation of paper 2 will be done only of those candidates who obtain the minimum qualifying marks in the paper 1. क्लियर है? तो भैया पेपर 1 में मिनिमम नंबर आपको रखने हैं। तो अभी के लिए अगर हम बात करते हैं सर, यू शुड गेट सेट योर टारगेट ऑफ अराउंड मोर देन 125। समझ में आया क्यों 125 कह रहा हूं सर? क्योंकि पोस्ट कितने हमारे, लगभग 349 पोस्ट है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप जाओगे तो आपको मिनिमम से मिनिमम 125 मार्क्स तो लेना ही है इधर। वैसे आपको उधर से स्ट्रेटेजी बनानी है। फिर आते हैं पेपर 2 की एस्पेक्ट में। अगर पेपर 2 में भी आप आगे डिवाइड करोगे, इफ यू डिवाइड पेपर 2, 2 सेक्शन बन सकते हैं आपका। जो फर्स्ट वाला सेक्शन जहां पे एसे, आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट, और ये तीनों सेक्शन मैं लूंगा भाई। जो दूसरा सेक्शन रहेगा इंग्लिश वाला सेक्शन, जहां पे प्रेसे राइटिंग, कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर, ये लेंगे आपके रुचि से, ठीक है। अब थोड़ा कोर्स के बारे में भी देखो, कैसे कोर्स प्लान किया गया आप लोगों के लिए, वो इंपॉर्टेंट है अगर इन तीनों की हम बात करते हैं, यहां पे जो मैंने डिसाइड किया है सर, दैट इज मेरे क्लासेस होंगे अल्टरनेट डेज में। अल्टरनेट डेज, लेट्स से ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। रुचिर सर की क्लास होगी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, है जी। तो कोई बात नहीं, उल्टा कर लेंगे, ठीक है। मंडे तो आएंगे नहीं, ठीक है। ठीक है जी, अब खुश? मैं तो आता हूं
ठीक है, मैं तो आता हूँ। छुट्टी तभी होती है जब मैं देहरादून में नहीं रहता हूँ देहरादून में रहता हूँ तो मैं आ ही जाता हूँ। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स है आपके, राइट। तो यहाँ पे अगर एस्से की बात करते हैं, आपके एग्जाम में 6 एस्से आते हैं, आपको लिखना 4 होगा। आर्ग्यूमेंट 2 आते हैं, रिपोर्ट भी 2 आते हैं। अब यहाँ पे सर जो नंबर मेरे पास है वो बहुत ज्यादा है, दैट इज टोटल इसके 80 मार्क्स, इसके 40 और इसके 20 मार्क्स, यानी से 140 मार्क्स मेरे हाथ में। समझ में आया? 140 मार्क्स। अब इस 140 मार्क्स के लिए मैं क्या करने वाला हूं, 140 मार्क्स के लिए जो मैं आपके लिए अपना प्लानर डिसाइड किया हूं, उसके अंदर आई हैव सेलेक्टेड अभी तक एट प्रेजेंट तक जो टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किया है, तो वहां पे मैंने 14 टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है जो अभी मेरे पास है ऑलरेडी। समझ में आया? बट मेरा टारगेट है सर एस्से के लिए आई विल मेक यू प्रैक्टिस अराउंड 22 टॉपिक्स। 22 टॉपिक्स पे हम प्रैक्टिस करेंगे। यहां पे ये नहीं कि टॉपिक मतलब सिंगल डायमेंशन नहीं है। समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक होगा तो वुमेन होगा। समझ में? हाँ, थीम वाइज टॉपिक। तो वुमेन के एस्पेक्ट में सब मल्टीपल एंगल्स हम लेंगे। समझ में? वुमेन की सर रिप्रेजेंटेशन की भी बात करेंगे, वुमेन के अगेंस्ट क्राइम भी बात करेंगे, समझ में, वुमेन की एम्पावरमेंट भी बात करेंगे। तो मल्टीपल एंगल्स विल बी कवर्ड एंड मल्टीपल एंगल्स विल बी आंसर्ड। समझ में? तो अगर इन टॉपिक्स को आप डिवाइड करके अंदर घुसने जाओगे, 70 से 80 टॉपिक होंगे वो। समझ में आया कि नहीं है? 22 टॉपिक थीम है, क्लियर है? अंदर घुसने जाओगे सर 70 से 80 होगा, क्लियर है? तो हर एक टॉपिक 1 क्लास, और एक क्लास जो चलेगा आपका पेपर 2 का 1.5 आवर्स का। हाँ, एक टॉपिक पे 1.5 आवर्स, ठीक है जी। 1.5 आवर्स की डिस्कशन होगी। यहां पे कोर थीम्स बताया जाएगा, अभी बताऊंगा क्लास में क्या करेंगे हम लोग। एक टॉपिक पे 1.5 आवर्स, ठीक है। अब वो टॉपिक अगर डिमांडिंग है सर, एक्स्ट्रा टाइम मांगता है, तो एक्स्ट्रा टाइम भी देंगे। समझ में आया कि नहीं है? डिपेंड्स ऑन दैट, राइट। तो 22 एस्से की टॉपिक्स, आर्ग्यूमेंट्स के 12 टॉपिक्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, 12 टॉपिक्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट राइटिंग के सर 10 टॉपिक। बिकॉज रिपोर्ट पे हम ज्यादा काम भी करेंगे ना, कोई फायदे वाली बात नहीं है। रिपोर्ट्स आर अनप्रेडिक्टेबल, रिपोर्ट तो इतने सारे इंसिडेंट्स, इतने सारे इश्यूज हैं, कुछ भी हो सकता है। तो फोकस वहीं पे ज्यादा हो जहां से नंबर बन सकते हैं हमारे, क्लियर है जी। तो ये वाले सेक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, जो भी रिपोर्ट की टॉपिक जब आपको कराया जाएगा, थोड़ा यहाँ पे आपको भी गूगल का यूज करना पड़ेगा। टॉपिक्स नहीं, जो टॉपिक्स मैं दूंगा उसके बाद में गूगल का यूज करके थोड़ा जो डेटा एंड फैक्ट्स होता है सर, ये आपको निकालने हैं। समझ में आया कि नहीं है? ये चीज आपको करना पड़ेगा, बिकॉज तभी तो आप भी सीखोगे भाई करना क्या है मेरे को, क्लियर है। तो इतने टॉपिक्स मैंने देखा अभी एट प्रेजेंट तक जो मेरे पास टॉपिक बने हुए हैं, जो एस्से राइटिंग के लिए प्रेजेंट बने हुए 14 टॉपिक बने हुए, और ये 14 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगस्त से लेके फेब तक की। अगस्त से लेके फरवरी तक के टॉपिक बने हुए हैं सर। अभी 8 टॉपिक तो आपने डिसाइड ही नहीं किया, आप हमें क्या पढ़ाओगे कि भाई अभी तो आने वाला, अभी फ्यूचर के लिए रखा है। जो 8 टॉपिक्स बचेंगे वो उसमें मार्च, अप्रैल, मई और जून टिल 20 तारीख तक के टॉपिक होंगे उसमें। समझ में? तो दो टॉपिक निकाल के रखा है सो दैट वहां तक हम पहुंच सकें, क्लियर है। तो ये चीज होगा भाई। तो 14 टॉपिक्स ऑलरेडी बने हुए हैं, और इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगा वहां से हम लोग डिस्कशन इसके ऊपर चालू भी करेंगे, क्लियर है। तो हम लोग कोर्स के अंदर क्या करेंगे सर, जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने बताया आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मेरी क्लास होगी, है ना। तो यहाँ पे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, जैसे लेट्स से सर मंडे हमने एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया, मंडे वी चोज फॉर 1 टॉपिक, इसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस किया, और डिटेल में डिस्कशन करने के बाद जैसे टॉपिक खत्म होगा, लास्ट में ना मैं आपको एक थीम प्रोवाइड करूंगा। थीम मतलब सर पैराग्राफ, कौन से पैरा में क्या होना चाहिए, ये सारी चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्लियर है। जब ये सारी चीज प्रोवाइड करूंगा, अब ऐसे लिखने तो मैं नहीं आऊंगा, लिखोगे तो आप ही। ये जो ऐसे राइटिंग का जो स्किल होता है सर, वो आप ही डेवलप करोगे। बस यहाँ पे मैं आपको गाइड कर सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं भाई ऐसे ऐसे लिखना है, समझ में। अल्टीमेटली चाहे
प्रैक्टिस में हो, चाहे आप लोग एग्जाम में बैठोगे, चाहे जिंदगी में कहीं पर भी लिखोगे, लिखोगे आप ही, आपकी जिंदगी तो आप ही झेलोगे, मैं थोड़ी झेलने आऊंगा। है कि नहीं? स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है सर। तो ये स्किल आपको ही सीखना है। क्लियर है? अब क्योंकि सर स्किल क्या सीखना है, आपको टॉपिक पूरा समझा दिया मैंने, उसके चैलेंजेस बताया, हर चीज बताया आपको बस उसको प्रेजेंट ही तो करना है, कुछ और नया करना है सर। उसी को आपको अपने वे में, अपने स्पोकन में, आपके लैंग्वेज में आपको उसको एड्रेस करना है। समझ में? तो ये स्किल, जैसे मंडे को एक टॉपिक हमने डिस्कस किया, लास्ट में मैंने थीम आपको दे दिया, घर जाओगे आप इसके ऊपर ऐसे लिखोगे। समझ में? अपने हिसाब से आप लिखोगे इससे। फिर लिखने के बाद में सर, जैसे ये अल्टरनेट डे क्यों चूज किया है सर, डेली क्यों नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मैंने रखा है। आप लोग मंडे का टॉपिक मंडे ही लिखोगे। समझ में? और उसी का करेक्शन होगा जो रेगुलर होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये जो बीच में सर जब मर्जी तब आके दिखा रहा है, नहीं होगा। समझ में? सीधा बोल रहा हूं मैं। तो यहां पे जो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे होगा, यहाँ पे उसी टाइम पे या जो भी टाइम अवेलेबल होगा, मैं तो यहाँ पे सुबह 9 बजे आ जाता हूँ, शाम 6 बजे तक मैं यहीं पे रहता हूँ, है ना। तो उस बीच में आप कभी भी आओ, जब मेरा क्लास नहीं रहेगा, आके आप अपना करेक्शन कर सकते हो। समझ में? वहाँ पे बैठेंगे। अभी एक बिल्डिंग तो शायद मेरे ख्याल से 2-3 दिनों में खाली होगा, जो बगल वाली बिल्डिंग है वहाँ पे बहुत स्पेस है, तो वहाँ पे आराम से हम लोग बैठ के ना डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है? तो आप लेके आओगे ऐसे, मैं आपके सामने करेक्शन करूंगा और उसमें मैं देखूंगा भाई ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। क्लियर है? तो उस वैसे जब मैंने बोल दिया आपको, जैसे आपका मैंने ये वाले दिन करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद जो भी चेंजेस मैं बोलूंगा, वो चेंजेस को आप इंप्लीमेंट करोगे। समझ में? वो चेंजेस को आप इंप्लीमेंट करोगे और वो एस्से को लिख के अपने पास रखोगे। और जब एस्से लिखने लगोगे सर, आपको पहले भी मैंने बता रखा है, कीवर्ड्स बनाने होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होता है, बाकी बहुत पहले भी बता रखा है हर एक चीज, है ना। तो वहां पे जब आप करोगे ना, वो भी साथ में रखना है आपको, सिर्फ ऐसे नहीं रखना है। जो आपने सोच रखा है ना, इसको लिखने के लिए मैंने क्या क्या सोच रखा था, वो भी चीज को आपको अपने पास में रखना है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं है? तो ये करेंगे सर। क्लियर है? एक टॉपिक ठीक है, सो दैट टॉपिक भी आपका होगा, आप लिखोगे भी, उसका इवैल्यूएशन भी होगा। समझ में? अब ऑनलाइन में ये वाला सेक्शन नहीं मिलेगा भैया। ऑनलाइन में मैं क्या करूंगा, जैसे लिख लिया हमने सर, इधर हो गया, टॉपिक डिस्कशन हो गया, 3 बता दिया, बाकी के तुम ही लिखोगे, तुम ही करेक्शन करोगे। उधर ना तो मेरे पास टाइम है, ना तो ऑनलाइन में बच्चे बहुत होते हैं, और बच्चे बहुत बेकार के भी होते हैं सर ऑनलाइन के ना, कुछ भी लिख देते हैं उल्टा सीधा। ठीक है? बहुत पेपर देखा है मैंने ऑनलाइन के बच्चों की, तो पेपर करेक्शन करने में मन भी नहीं करता। पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, सो चैट जीपीटी में डाला, टॉपिक ऐसे दिया, उसको लिख के भी लाया। ये तुम करोगे, मैं पकड़ लूंगा। समझ में है? मेरे को पता है किसकी अंग्रेजी कहाँ तक है। तो अकॉर्डिंगली लिखना। ठीक है जी? तो ऑनलाइन में क्या होगा सर, ऑनलाइन के बच्चे तो बेकार हो गए, नहीं, उनको मॉडल आंसर दिया जाएगा, है ना, कि हाँ भाई ये चीज होना चाहिए, वो सेल्फ इवेलुएट कर लेंगे वो लोग, बट आपके लिए इवेलुएशन हमारी तरफ से रहेगा। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है? 1 टॉपिक डेली का एस्पेक्ट से हम लेके चलेंगे, तो ये मैं कोर्स लेके चलने वाला हूँ। सो 22 टॉपिक्स फॉर एसे, 12 टॉपिक्स फॉर आर्ग्यूमेंट एंड 10 टॉपिक्स फॉर रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में कुछ एक्स्ट्रा काम आपको भी करना है। क्लियर है जी? और हर एक चीज की फॉर्मेट होती है, चाहे जितने भी है यहाँ पे, चाहे ये 3 हो गए, इन तीनों के अलग अलग फॉर्मेट है। ये CAPF पेपर 2 टफ इसीलिए होता है, हर एक चीज की फॉर्मेट अलग है। एसे की फॉर्मेट, ऐसे राइटिंग अलग होगा, आर्ग्यूमेंट की अलग है सर, रिपोर्ट राइटिंग की तो अलग ही है। समझ में? फिर इसके बाद में जो आएगा प्रिसे राइटिंग, इसकी अपनी फॉर्मेट होती है, प्रिसे का फॉर्मेट होता है। उसके बाद में फिर कॉम्प्रहेंशन, ये अलग गेम है। समझ में? इनफैक्ट इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की भी अगर हम बात करते हैं, पेपर में इंग्लिश ग्रामर आपको लिखना पड़ता है, ऑप्शंस नहीं है। CDS में क्या है सर, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आप तुक्का लगा रहे हो। यहां नहीं, यहां पे जो क्वेश्चन देगा ना बीच में, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है जी? आपको क्वेश्चन दे दिया, गैप दे दिया, लिख दिया। आप ये नहीं कि एक गैप में आंसर बनना है, 0 नंबर, पूरा स्टेटमेंट को लिखोगे आप। आंसर पेपर के अंदर 1 लिखोगे, आंसर लिखोगे, फिर ये सारा लिखोगे, जो डैश डाला था डैश डालोगे, उसके अंदर अपना वर्ड लिख के लिखोगे आगे। समझ में आया? ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट होता है जी। पेपर 2 के अंदर हर एक चीज आपको लिखना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग। क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा ग्रामर का। समझ में?
और इंग्लिश किसी की कमजोर है, जो कि बहुत लोगों की है, ठीक है। तो इंग्लिश जो ग्रामर वाली सेक्शन 25 नंबर की होती है, इसमें से अगर पिछले 10 साल के PYQ भी आप लगाओगे, इस 25 में से 10 नंबर आप लाओगे, गारंटी है जी। सिर्फ PYQ लगा के, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, एक क्लास नहीं बैठना है ग्रामर का, कुछ नहीं, समझ में आया। सिर्फ PYQ लगा के भी 10 नंबर आप ला सकते हो। क्वेश्चन रिपीट होते हैं इधर, समझ में, इधर क्वेश्चन रिपीट होते हैं कई सारे, और ये फॉर्मेट ज्यादा बदलता भी नहीं है वो, ठीक है। बहुत रेयर ऑफ द रेयर इंस्टेंस है जहां पे इसमें चेंजेस लाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस भी रिपीटेड होते हैं। क्लियर है, समझ में है। तो इंग्लिश ग्रामर का। बाकी प्रिस्से राइटिंग से, प्रिस्से राइटिंग आप लोग डेली कर सकते हो इसको, डेली। मैंने पहले भी बोला, अब भी बोल रहा हूं सर, ये दोनों कोई किसी का कराने की जरूरत ही नहीं है, खुद भी कर सकते हो आप। कैसे करें सर खुद? तो द हिंदू न्यूज़पेपर होता है या तो इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों की जो एडिटोरियल वाली सेक्शन रहेगी भाई, ये एडिटोरियल वाली सेक्शन में 4-5 एडिटोरियल्स होते हैं, 4-5 तो भाड़ में जाए, 2 ही एडिटोरियल चूज कर लो। नहीं, आप एक ही करो यार, एक ही एडिटोरियल। अब ये भी नहीं पता सर कौन सी एक एडिटोरियल मैं सेलेक्ट करूं, जो भी उस दिन DNA में कराया होगा वही वाला एडिटोरियल चूज करो, समझ में। वो एडिटोरियल आपने चूज कर लिया, इस एडिटोरियल को, जो DNA की टॉपिक अलग है, DNA में तो अलग हम बात कर रहे हैं, यहां पे आप इस टॉपिक को पढ़ोगे, समझ में। एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद तो समझ में आएगा। अच्छा भाई इसमें ये लिखा है, पेपर को बंद करो, उसको लिखो आपने अपनी वर्ड्स में, उसकी समरी लिखो। समरी मतलब जानते हो सर, सारांश कहते हैं हिंदी में, समरी, उसकी समरी लिखो आप बस। एक्चुअल में वो आर्टिकल क्या कहना चाह रहा, उस समरी में भी याद रखना है आपको। यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज, जब इसकी आप समरी लिखोगे तो समरी ये नहीं कि जो लास्ट में बोला वो फर्स्ट में लिखा, जो फर्स्ट में बोला वो लास्ट में लिखा है कि नहीं। तो यहां पे आपको क्या करना है सर, एक ऑर्डर फॉलो करना है। जैसे आर्टिकल दिया हुआ है ऊपर से नीचे तक, वही ऑर्डर में आपको लिखना है, समझ में। इतना करोगे ना, ये दोनों सेक्शन भी हो गया आपका, ये सेक्शन के लिए भी आपके पास कंटेंट मिल गया, इसके लिए भी कंटेंट मिल जाता है, ठीक है। क्या ये तो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे ये अलग से, बट इसके लिए जो पॉइंट सोचने होते हैं, जो कीवर्ड्स की जरूरत पड़ती है ना, वो भी इसमें मिल जाएगा। सो पूरा पेपर 2 की प्रिपरेशन इस पे डिपेंड करता है, और ये जितना बढ़िया से आप करोगे इसको, उतना आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आंसर राइटिंग आपका इंप्रूव होगा, और उतना ही एग्जाम में मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। प्रिसे राइटिंग के लिए आपको जो टाइम लगता है एग्जाम के अंदर, जब आप करोगे प्रिसे राइटिंग 15 से 20 मिनट लगता है, बट ये करके जाओगे एग्जाम में से 5 मिनट में आपकी प्रिसे राइटिंग खत्म, ओनली 5 मिनट्स में, समझ, ये गारंटी है मेरा जी, ठीक है। तो ये चीज आप कर लेना, समझ में, ये एक्स्ट्रा वर्क। और डेली अगर पेपर 2 की, अगर आपको सच में CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, तो भाई डेली यू शुड रिमूव योर 2 आवर्स फॉर पेपर 2, 2 घंटे, इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लासेस, अलग से कह रहा हूं मैं, 2 घंटे पेपर 2 के लिए निकालना है। पेपर 1 के लिए जो भी करो आप उधर अपना देख लो, आपके 24 घंटे में से 2 घंटे पेपर 2 के लिए देना है। इतने दिन नहीं दिया कोई मतलब नहीं, सॉरी इतने दिन कुछ नहीं किया कोई मतलब नहीं। अब अगर करना है तो 2 घंटे पेपर 2 के लिए निकालो। और इस 2 घंटे में क्या क्या होने वाला है सर, लगभग डेली एक ऐसे तो आप लिखोगे ही लिखोगे, है कि नहीं। वो ऐसे, एक ऐसे लिखने में आपको शुरुआत में जो टाइम लगेगा सर 30 to 40 मिनट्स लगेगा स्टार्टिंग में, समझ में, स्टार्टिंग में इतना ही टाइम लगेगा। अब आज आप लिखना शुरू करोगे इतना ही टाइम लगेगा, बट यही चीज जैसे जैसे आप मई में आओगे वहां पे आप देखोगे सर 15 से 20 मिनट में आप लिख के साइड रखोगे उसको। आज इतना समय जहां लग रहा है वहां से आधा टाइम होगा सर आपका, समझ में। और यहाँ पे जितना इफेक्ट था उससे डबल इफेक्ट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जितने नंबर मिल रहे थे उससे दुगना नंबर यहाँ पे मिलेगा, समझ में। तो ये ऑटोमेटिकल डेवलप होता है। और एसे राइटिंग आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। एसे का फॉर्मेट बताएगा, इस एसे में क्या क्या होना चाहिए बताएगा। जो प्रेजेंटेशन स्किल होता है वो खुद ही आता है अंदर से, और आप अपने आप को प्रेजेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि भाई मेरे ऊपर आप लिखो 500 वर्ड्स, ऐसे नहीं बस ऐसे ही लिखो 500 वर्ड्स, क्या लिखोगे आप? 500 वर्ड्स है आपके पास मेरे लिए? 500 वर्ड्स है? 500 वर्ड्स आप बोलोगे सर विशाल सर इज ए गुड बॉय, ये बच्चों वाली बात है, विशाल सर शेविंग करके आए विशाल सर DNA पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं, यही बोलते रहोगे
है कि नहीं? जब लिखने बैठोगे ना 100-150 वर्ड्स के बाद तो आपके दिमाग में आएगा नहीं कुछ लिखने के लिए, समझ में? तो मेरे बारे में कब लिखोगे आप? 500 क्या 5000 वर्ड भी लिखोगे। कब लिखोगे भैया 5000 वर्ड्स आप? जब आप मेरे बारे में जानोगे, है कि नहीं? जब आप मेरे दिल में रहोगे ठीक है? तो मेरे चैलेंजेस क्या है, मेरे वे फॉरवर्ड क्या है, मेरा एडवांटेज क्या है, मेरा नेगेटिविटी क्या है, ये हर किसी का होता है जी, है कि नहीं? उसके बारे में आप तभी, जब उसके बारे में जानोगे तभी तो आप लिखोगे। सेम टॉपिक में होता है। अब वो टॉपिक जिसके बारे में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना आपको पता ही नहीं है, आपके भेजे में कोई फिट नहीं है कुछ भी, आप उस टॉपिक के बारे में कैसे लिखोगे आप? है कि नहीं? तो जब ऐसे टॉपिक्स आप सेलेक्ट करते हो, जब लिखने नहीं आएगा फिर आप बोलोगे यार ये आ नहीं रहा लिखना। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले हम अपने आप को तो देखें भैया कि मेरे को उसके बारे में कितना पता है। इसीलिए बोला जाता है जो पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ये सब के बारे में अगर नॉलेज आपके पास रहेगा ना, नॉलेज, इन सब की नॉलेज आपके पास रहेगी, कंटेंट खुद जनरेट होगा। समझ में? आपको कंटेंट खुद जनरेट होगा जब इन सब के बारे में नॉलेज आपके पास रहेगा। तो नॉलेज गेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और नॉलेज जो आपको प्रोवाइड होगा वो पेपर 1 से ही होगा। अगर किसी की पेपर 1 स्ट्रांग नहीं है, सर उसको पॉलिटी नहीं पता, फंडामेंटल राइट्स क्या है, डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, अगर उसको पॉलिटी नहीं पता हमारे इंडिया का पार्लियामेंट कैसा काम करता है, तो भैया वो लिख ही नहीं पाएगा उसमें। समझ में आया कि नहीं है? तो इसीलिए दोस आर द इम्पॉर्टेंट वन, वो आपके फाउंडेशन बिल्ड करते हैं, उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन, उसके ऊपर डिजाइन करना पेपर 2 का काम है। पेपर 1 ऑलवेज एक्ट्स एज अ फाउंडेशन। क्लियर है? तो पेपर 1 पे उतना ही काम करना जरूरी है सर जितना पेपर 2 पे काम करना जरूरी है। और बिना पेपर 1 की जानकारी कोई पेपर 2 लिखने लगेगा वो गलतियां जरूर करेगा, और उस गलती को सुधारने के लिए उसको पेपर 2 नहीं फिर पेपर 1 पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए पेपर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है जी। तो ये हमारा अपना कोर्स को हम लोग ऐसे कुछ इस प्रकार से फॉरवर्ड करने वाले हैं। अब सर एसए की अगर हम बात कर रहे हो, सर एसए में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, तो ये भी यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ये तो सिलेबस ऑफ पेपर 1 है जी, दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? अब दिख रहा है? देखो भैया, तो ये पेपर 1 का है। दिस इज रिगार्डिंग पेपर 1 जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, जो पेपर 1 का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर आपको। जनरल मेंटल एबिलिटी है, जनरल साइंस है, साइंस में देखना जो क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे कि एग्जांपल सर, द क्वेश्चंस विल बी सेट टू टेस्ट जनरल अवेयरनेस। कोई नया इन्वेंशन है, कोई भी चीज नहीं है तो उस पर साइंटिफिक टेम्पर कॉम्प्रेंशन अप्रिसिएशन ऑफ साइंटिफिक फिनोमिना ऑन एवरीडे ऑब्जर्वेशन। यहां से सवाल बनेगा ही बनेगा। जैसे एवरीडे ऑब्जर्वेशन, जैसे लेट्स से सर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए कौन क्या होता है सर, कौन सा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से स्टार्स आर ट्विंकलिंग? स्कैटरिंग, है कि नहीं? स्कैटरिंग की वजह से हमें लगता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो दैट इज द डे टू डे लाइफ में। वैसे ही हम जो साबुन यूज करते हैं सर, साबुन के अंदर कौन सी केमिकल होती है? लिपस्टिक में क्या होता है? लिपस्टिक आपके लिए जरूरी है नहीं ठीक है, बट डाइन टू सर ये जो डे टू डे लाइफ में जो यूज करते हैं हम, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, खास करके केमिस्ट्री। ये स्कोरिंग वाला होगा, ठीक है। इसके बाद में करंट अफेयर्स का है सर, यहाँ पे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक मेंशन किया है जहां से क्वेश्चंस पूछेगा। पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में भी मेंशन है। पेपर 1 नहीं बात कर रहे हैं, अब आता है पेपर 2। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पेपर 2 की सर क्रक्स अगर मैं बात करते हैं, पेपर 2 के टॉपिक्स कौन से जहां से इससे पूछेगा, यूपीएससी खुद बोला है। मैं ऐसे किस किस चीज पे पूछूंगा? ऐसे क्वेश्चंस विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। सबसे पहले इससे एक ही एक ऐसा चीज है जो हिंदी में भी लिखा जाता है और इंग्लिश में भी लिखा जाता है, टोटलिंग 80 मार्क्स। द इंडिकेटिव टॉपिक्स, जो टॉपिक्स है सर यहां पे है जी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एस्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के आधार पर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। सबसे पहला एक एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको कैसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका
नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सर पॉलिटी के एस्पेक्ट में। पॉलिटी में अगर हम बात करते हैं, इस बार जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो हुआ विवाद हुआ था, समझ में आया, तो उस टाइप के क्वेश्चंस। या पॉलिटी में अगर हम बात करते हैं, ये वुमेन रिजर्वेशन जो आज के डीएनए में हमने बात किया था, उस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं सर। नेक्स्ट होगी इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में क्वेश्चन वो कैसे भी पूछ सकता है, क्लियर है, कैसे भी पूछ सकता है। मतलब सर इकोनॉमी जो कोर इकोनॉमी नहीं पूछ रहा आपको, जीडीपी क्या है, ठीक है, आप जीएनपी क्या है, जीआईएस क्या है, वो नहीं पूछ रहा है इकोनॉमी। इकोनॉमी जो डेली एस्पेक्ट से रिलेटेड होगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे एग्जांपल फ्री बीस का अपने आप में बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है सर, है कि नहीं, तो उस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। या पहले जो पूछा है फार्म लोन वेवर से इकोनॉमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस बेसिकली बन सकते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमी के बाद में नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी। अब यहां पे उसने टर्म मेंशन कर दिया सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किस चीज की बात कर रहा है सर, यहां पे सिक्योरिटी अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है। उसमें अगर सिक्योरिटी की हम एक नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के अलावा इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करते हैं, डिजिटल सिक्योरिटी की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। ये जितने भी सिक्योरिटी मैंने बोला पीवाईक्यू है आपकी, समझ में आया कि नहीं आया। हेल्थ सिक्योरिटी की बात करते हैं सर, क्लियर है। सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, रूरल सिक्योरिटी, अर्बन सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी की बात करते हैं, है कि नहीं। तो हर एक चीज, तो सिक्योरिटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है सर। उसके सब टॉपिक्स आप डिवाइड करोगे, बतेरे टॉपिक्स मिलेंगे आपको। तो हर एक सिक्योरिटी का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। खास करके इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो गया, इंडिया का बॉर्डर मैनेजमेंट हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट वुमेन सिक्योरिटी हो गया, ये सारी चीजों पे क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट लास्टली अगर हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स इश्यूज, ह्यूमन राइट्स, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज होंगे सर ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग, है कि नहीं, तो उन पे भी सवाल बन ही सकता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे यूपीएससी खुद मेंशन किया और इसी में से पूछेगा वो। यहाँ पे क्वेश्चन वो बाहर से नहीं पूछेगा, जो भी क्वेश्चन पूछेगा इन्हीं में से पूछेगा। नहीं क्लियर, नीचे दिया है कॉम्प्रहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग एंड अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली, मार्क्स 120। द टॉपिक्स आर कॉम्प्रहेंशन, पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, सिंपल ग्रामर एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग, ठीक है। वहां पे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स यानी फॉर एंड अगेंस्ट का बोला है सर। नेक्स्ट इसके अलावा यहाँ पे रिपोर्ट का मेंशन दिया है, नहीं दिया, ठीक है। तो रिपोर्ट भी होता है एक जो लैंग्वेज को ही टेस्ट करता है आपका, कॉम्प्रहेंशन, पैसेज है, प्रिसाइज राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग भी होगा एक, समझ में आया। तो ये सारी चीज पार्ट बी के अंदर, ये पार्ट ए एसए के रिगार्डिंग, तो एसए की टॉपिक्स को क्लियरली मेंशन किया हुआ। बट यहाँ पे एसए की सर, एसए वर्ड लिमिट कितना होना चाहिए एसए लिखने के लिए, 300 वर्ड्स, है ना। अब 300 वर्ड्स, ये मन आप पेपर लेके नहीं जाना वहां पे, वो खुद देगा पेपर, है कि नहीं। तो जैसे आपको क्वेश्चन उसने मेंशन कर दिया, उसके बाद में से नीचे खाली दिया सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, एक क्वेश्चन के लिए 3 पेपर दिया हुआ, एक क्वेश्चन के लिए 3 पेपर, और बोला है सर 300 वर्ड्स में लिखने के लिए। और पेपर की भी अपनी फॉर्मेट होती है, और आप लोग भी जब प्रैक्टिस करोगे उसी फॉर्मेट में ही प्रैक्टिस करोगे। ये पूरा पेपर है, ये पेपर की मार्किंग किया रहता है सब, ठीक है। अब जो भी आपको लिखना है इसी बीच में लिखना है, इधर आसपास लिखोगे वो गिनेगा भी नहीं उसको, इसी बीच में ही लिखना है सबसे पहले। अब दूसरी सवाल आती है सर कैसे लिखना, क्या क्या लिखना है एसए के अंदर, यानी एसए में क्या होना चाहिए। अब सीएपीएफ के अंदर तो मेंशन नहीं किया है, बट यूपीएससी के जो दूसरे एग्जाम्स है सर, जैसे कि यूपीएससी का एक एग्जाम होता है भाई सीआईएसएफ एसी का, सीआईएसएफ एलडी का, सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट का, एलडीसीई एग्जाम्स कहते हैं। इस एग्जाम के अगर नोटिफिकेशन में आप जाओगे, वहां पे आप डिटेल में लिखा है एसए में क्या क्या होना चाहिए। तो इससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि भैया एसए के अंदर क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, दिस पेपर शैल टेल द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू ब्रिंग टू फोर इज आइडियाज ऑन द गिवन एसए टॉपिक, यानी आपके क्या विचार हैं। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि भैया जो एसए की टॉपिक है उस पे आपका क्या राय है, आपके आइडियाज क्या है, और उन आइडियाज को आप कैसे अरेंज करोगे, हाउ डू यू अरेंज देम, ठीक है। दिस पेपर शैल टेस्ट कैंडिडेट्स एबिलिटी टू ब्रिंग
to 4 is ideas on a given essay topic. Arrange them in a coherent, orderly, concise and understandable and lucid manner. और इसको अरेंज करना है आपको एक तो ऑर्डर में. अभी ऑर्डर मतलब क्या हो गया सर? ऑर्डर मतलब क्या हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी नंबर देगा जब उसको फॉलो करोगे आप. ये ऑर्डर क्या हो गया? जैसे आप कभी भी एस्से लिखने शुरू करते हो, सर आपने एक पैराग्राफ स्टार्ट किया, लेट्स से ये आपका पेपर है सर, आपने यहां से पैराग्राफ लिखना शुरू किया, ठीक है, आपने यहां पे खत्म किया. अगला जो पैराग्राफ आप लिखोगे ना, बिल्कुल सेम आना चाहिए यहीं से. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आ रहा है सिमिलरली. ये क्या लगेगा? एन ऑर्डर. बहुत लोग क्या करते हैं सर, रंग बिरंगी करते हैं. वो क्या करेंगे, पहले यहां से चालू किया, दूसरा यहां से चालू किया, तीसरा यहां से चालू किया. तो दिस इज नॉट एन ऑर्डर. ऑलवेज दिस इज द ऑर्डर, है कि नहीं? तो एक तो ऑर्डर में होना चाहिए आपका पेपर. दूसरी चीज सर, जो भी आप लिखोगे ना उसको अरेंज किया रहना चाहिए इन ए कंसाइज मैनर. यानी सर वहां पे हमें दिखना चाहिए एक्चुअल क्लैरिटी है. समझ में आया? इस बच्चा जो भी सोच रहा है ना, उसकी क्लैरिटी वो दे रहा है. क्लियर है जी? उसकी क्लैरिटी वो दे रहा है. कंसाइज मैनर में होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए. जैसे एग्जांपल, एक ऑर्डर आपको फ्लो हमेशा करना चाहिए, जो मैं पहले भी बोलता था. देयर शुड बी अ पास्ट, देयर शुड बी अ प्रेजेंट एंड देयर शुड बी अ फ्यूचर. ये ऑर्डर होना चाहिए. समझ में? ये नहीं कि इससे टॉपिक आपने लिया, शुरुआत में आपने चैलेंजेस लिखा, सेकेंड पैरा में वे फॉरवर्ड लिखा, बाद में उसका इंट्रोडक्शन लिखा, बाद में उसका बेनिफिट लिखा. ये फ्लो बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा है सर. सो देयर मस्ट ऑलवेज बी अ फ्लो. क्लियर है? कंसाइज आप कह लो एंड ऑर्डर के साथ में एक फ्लो बना रहना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सर, जो पढ़ने वाला होगा ना उसको समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल. यानी आप कुछ भी लिख रहे हो ना, वो समझ में आना चाहिए सामने वाले को. ये नहीं कि डॉक्टर का पर्चा लिख रहे हो, बोला इससे लिख दिया, नेगेटिव देगा भैया वो. समझ में? ये नहीं कि पेपर 2 में नेगेटिव नहीं आता है, नेगेटिव भी आता है. अगर यूपीएससी की इंस्ट्रक्शन आप नहीं फॉलो करते हो, नंबर काटता भी है. ठीक है. तो ये आप लिख रहे हो, क्या समझ में आ रहा है? तो वॉट एवर यू राइट, इट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, इट मस्ट बी कंसाइज, इट मस्ट बी इन ऑर्डर एंड इट मस्ट मेंटेन दी फ्लो. और इसके साथ में सर इट शुड बी इन इफेक्टिव रहना चाहिए, उसका कोई मतलब बने भैया. इट शुड हैव इट्स मीनिंग. ये नहीं कि कुछ भी भर दिया. ठीक है. दूसरा जो हिंदी मीडियम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, यहां पे ध्यान रखना, इफेक्टिव एंड ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज फ्री फ्रॉम स्पेलिंग एरर्स. समझ में आया? ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फोकस कर रहा है सर. ग्रामेटिकली उसका ग्रामर ठीक हो. समझ में आया? इज आर कहाँ लगना चाहिए, ठीक है जी, वॉस कहाँ लगना चाहिए, वेन कब लगना चाहिए, जो भी ये ग्रामर होते हैं आपके टेंसेस वगैरह, वो क्लैरिटी होना चाहिए एंड नो स्पेलिंग मिस्टेक. समझ में आया? तो ऐसे ये बेसिक चीज है, बेसिक्स ऑफ द बेसिक्स. ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए. क्लियर है? समझ में आया? ठीक है. अगर तो आपको अगर मान लो सर किसी का ग्रामर ठीक नहीं है, तो उसको ऐसे लिखने से पहले किस पे काम करना जरूरी है? अपने ग्रामेटिकल स्किल्स पे. किसी को स्पेलिंग नहीं आ रहा है तो भाई पहले वो तो कर ले. जब ये क्लियर होगा तभी तो तू ये ऊपर का लिख पाएगा, है कि नहीं? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है भैया. ठीक है जी. अगर स्पेलिंग मिस्टेक आप करोगे नंबर नहीं आएगा. फिर आप बोलोगे सर इतना बढ़िया लिखा नंबर नहीं आ रहे, तो बेटा कहीं ना कहीं पे दिक्कत है. क्लियर है? तो ये सारी चीजों की क्लैरिटी आपको लाना चाहिए, तभी जाके आप पेपर करोगे. अब अगर हम आते हैं सर नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहां पे जो नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट होगा, पिछले 10 साल की पेपर आप देखोगे. इफ यू लुक एट योर लास्ट 10 years ऑफ पेपर, उस पेपर को देखने के बाद में सर आपको एक आइडिया होना चाहिए किस किस टॉपिक पे क्या क्या सवाल पूछा हुआ. ठीक है. यहाँ पे ये पीडीएफ जब आपको मिलेगा ग्रुप में, वहां पे आप देखोगे पिछले 10 साल के पेपर मैंने यहाँ पे लगा रखा है. ठीक है. लास्ट ईयर का ही पेपर देखते हैं. हम भी थे, आप भी थे सर. यहाँ पे क्वेश्चंस किस किस के बारे में पूछा है. ठीक है जी. क्वेश्चन देखो आप. ठीक है. देखो फर्स्ट क्वेश्चन किस पे बोला है भाई? इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल
इंफॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पे एक पहला की थीम क्या बन गया हमारा, साइबर सिक्योरिटी। अब पूछो क्यों पूछा सवाल, वाई डिड ही आस्क साइबर सिक्योरिटी। 2025 में कुछ ऐसा हुआ था जो इंडिया के अंदर बहुत न्यूज में रहा हो? हाँ जी, डिजिटल तो बहुत पहले से चल रहा है। तमिल, हाँ ये भी था। और दिल्ली में कुछ हुआ है तो देखो क्या, फेक न्यूज। एम्स पे अटैक हुआ था, एम्स का, एम्स पे साइबर अटैक हुआ था, सुने थे आप लोग? एम्स के ऊपर साइबर अटैक हुआ था, एम्स का डेटा को हैक कर लिया था, समझ में आया? तो वो बहुत न्यूज में था सर, साइबर सिक्योरिटी है या नहीं है इंडिया के अंदर। सो दैट वाज द पर्पस जिसकी वजह से क्वेश्चन आया, समझ में आया? तो एक साइबर सिक्योरिटी अभी आया है, साइबर सिक्योरिटी 2025 का बता रहा हूं मैं। फिर आप जाओगे जी आगे, ये आपका 2023, यहां पर भी देखो 2023 में सेम टॉपिक से, साइबर अटैक्स अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, है कि नहीं? सेम। नेक्स्ट ये नहीं, यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, फिर आप पीछे जाओगे सर 2020 में, 2021 है, 2020, यहां पे देखो भैया, emerging threats to India's internal security, crisis in the credibility of Indian electronic media। 2020 में क्या हुआ था? कोविड चल रहा था, कोविड चल रहा था, कोविड के वजह से बहुत सारे फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन फैल ही रहे थे, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे अगर पिछले 4 साल 5 साल का ये पेपर आप देखोगे सर, एक थीम आपके पास बन जाता है, दैट इज साइबर सिक्योरिटी है। और आज भी अगर हम अगर यही यही साइबर सिक्योरिटी को लेके अगर हम एट प्रेजेंट डे तक बात करेंगे, अगस्त से लेके आज तक, कुछ ऐसा साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल लेवल पे कुछ हुआ है भारत में? इसरो क्या किया? इसरो स्पेस हो गया, इसरो स्पेस हो गया, एआई समिट हुआ है, समझ में आया कि नहीं आया? तो आज के लिए अगर हम देखेंगे सर, इसको क्लोज में रख के एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है ना। तो देर आर हाई चांसेस एआई के ऊपर क्वेश्चन बने। अब ये नहीं पता, वो पेपर सेट करने वाला का दिमाग हमें नहीं पता, वो एआई का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे पूछ सकता है, एआई का इम्पैक्ट एनवायरनमेंट में पूछ सकता है, एआई की वजह से भारत के अंदर कैसे डेवलपमेंट होगा, समझ में आया? कुछ भी कुछ भी कुछ भी। तो हमें हमारा एक कोर्स मेन थीम क्या बन गया? एआई। तो एआई पे हम पढ़ के रहेंगे सर। अगर ईच एंड एवरी मल्टी डायमेंशनल एंगल में हम एआई को पढ़ेंगे तो एआई पे सवाल बनेगा, तो हमारा आंसर हमारे पास है या नहीं है? बिल्कुल है सर, है कि नहीं? इनफैक्ट आपने डीएनए में देखा होगा, एआई पे 3-4 डायमेंशन से हमने ऑलरेडी कर रखा है जी डीएनए में, है कि नहीं? 3-4 डायमेंशन ऑलरेडी हमने कवर किया है, तो सारे क्रिस करके फिर इधर भी करेंगे, है कि नहीं? क्लियर है? तो एक टॉपिक आपका यहां से आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सर, यहाँ पे देखो भैया, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर हम बात कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट अगर इसी से अगर हम देखें, एक एग्रीकल्चर, या तो यू कैन कॉल इट एज फार्मर ऑल्सो। अब बताओ, आप कुछ दिन पहले से आप याद कर लो, पिछले 5 साल से आप याद कर लो, 2020 से कुछ फार्मर्स के रिगार्डिंग कुछ बड़ा हुआ था? फार्म बिल आया था, कब आया था? 2020 में आया था, फार्म बिल आया था। उसके बाद में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट भी किया था, 2021 में प्रोटेस्ट किया था। दोनों सवाल दिखाऊंगा आपको, 2020 और 21 ना, ये 2020 का यहाँ पे है फार्मर एमर्जिंग इंटरनल सिक्योरिटी इमरजेंसी इंश्योरिंग, या नहीं है? या देखो भैया, इंपैक्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लॉस ऑन फार्मर्स, समझ में? 2021 में प्रोटेस्ट चल रहा था, चल रहा था प्रोटेस्ट, हाँ फार्मर्स, राइट? तो यहाँ पे है फार्मर 2021 में, यहाँ पे नहीं है सर, यहाँ होगा। फार्मर्स प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, समझ में है? सो ये करंट है सर, पूरा पेपर 2 जो है करंट ही है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है पूरा। अगर आप अगस्त से लेके अपना जून तक करंट अफेयर करोगे, आपको सवाल आएगा उधर से ही, समझ में? इसलिए मैं पहले क्लास से बोलता था आपको क्यों इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है? इसके अलावा आपने अगर इसमें जुड़े रहे होंगे, यहां पे देखो भैया 2019 की क्वेश्चन थी,
2019 का है ना ये? हाँ जी, ठीक है, 2019। इनफैक्ट कोविड के समय में आपने देखा होगा सब, कोविड का पेपर पूरा एक्सपेक्टेड था सब। अगर किसी ने 2020 में पेपर लिखा होगा तो वो पूरा पेपर बहुत आसानी से कर सकता है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। अब कोविड के समय में ये रिपोर्ट भी आने लग रही थी कि भैया वुमेन के अगेंस्ट बहुत क्राइम हो रहा है लॉकडाउन में, ठीक है, लॉकडाउन में वुमेन के अगेंस्ट बहुत क्राइम हो रहा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन। 2020 में गलवान वैली का क्लैशेस हुआ था, securing India's international border is a challenging exercise for the Indian armed forces। समझ में? अब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा था, जो भी 2020-21 में स्कूल कॉलेजेस थे घर से चल रहे थे, उसमें पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था बच्चों को घर से क्लास प्रोवाइड कराने के लिए। तो वहां पे सवाल भी पूछा, पेरेंटिंग इज ए कॉम्पिटिटिव इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट इससे आगे वाले साल भी 2021 में भी पूछा, वर्क फ्रॉम होम है बून और बेन, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम ए बून और बेन। 2021 में आप देखोगे सर चाइना के कई सारे एप्लीकेशंस को भारत ने बैन किया था, ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशन। चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, वहां पे चाइना के रिगार्डिंग, ठीक है। 2020 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, अनएम्प्लॉयमेंट एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है सर, दिस इज इकोनॉमिक्स वन, क्लियर है। तो इस प्रकार के टॉपिक्स आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा सर, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इधर, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कहीं ना कहीं पे किससे रिलेटेड रहेगा, करंट अफेयर से ही रिलेटेड रहेगा। 2024 की अगर हम बात करते हैं सबसे पहला डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल पे तो कई बार क्वेश्चन आया सर। 2016 से इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन चला, 2016 की पेपर उठाओ, 17 की पेपर उठाओ, डिजिटल मिलेगा, 2024 में भी मिलेगा, समझ में। अब 2026 चल रहा है, अब डिजिटल इंडिया को सर 10 साल हो गया, समझ में आया। डीएनए में हमने पढ़ा है जी, स्टार्टअप इंडिया को 10 साल हो गया, हुआ है नहीं हुआ है भाई। 2015 की पेपर यहाँ पे है नहीं, 2015 की पेपर आप देखोगे वहां पे स्टार्टअप इंडिया से सवाल था, अभी इसको 10 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो देयर आर हाई चांसेस स्टार्टअप इंडिया से भी क्वेश्चन बने, ठीक है जी। वैसे ही अगर हम बात करते हैं डिजिटल के रिगार्डिंग, 2016 में कैश डिमोनेटाइजेशन किया था, उसके बाद में सर डिजिटल के लिए रिगार्डिंग कोई एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे, ठीक है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन आर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नॉर्मली ज्योग्राफी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया ही नहीं था, बट पूछा सर, समझ में। 2024 में इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पूछा। अगर ज्योग्राफी के अंदर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, इनफैक्ट पढ़ा भी हमने उन्हें, है ना, थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा तो उसी के बेस पे हम ऐसे तो बना ही लोगे जी, ठीक है, अलग अलग एंगल कवर करके आप बना लोगे। हाँ भाई, उससे रिलेटेड भी होगा, बट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट किया गया था 2025 में, हाँ, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल था इसके ऊपर, द हिंदू में सेम इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द हिंदू की एडिटोरियल थी, वहीं से सवाल। हाँ, इस साल वंदे मातरम 150 साल का, अब ये बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है कि नहीं? नहीं, वंदे मातरम सर 150 साल हो गया, ये तो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया, है कि नहीं? जितना हाईलाइट होना नहीं चाहिए था उससे कहीं गुना ज्यादा हाईलाइट हो गया। हो सकता है इससे सवाल पेपर 1 में देके चुप बैठे, नहीं तो उसको लगता है तो देगा भी सर, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर वंदे मातरम की बात करते हैं, वंदे मातरम कहीं सारे मुस्लिम कम्युनिटी कहते हैं कि भैया हम इसको नहीं गाएंगे, है कि नहीं? तो वहां पे हो सकता है तो वंदे मातरम कुछ रिलीजियस एंगल में भी वो पूछ सकता है, क्लियर है? तो कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी सवाल बन सकते हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट है जी। तो इसी बात पे आपको बात करना है। अभी 3 साल से सर रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, 2020, 2022, 23, 24, 25 में भी चला। तो 25 में सवाल पूछा था किसके रिगार्डिंग? ग्लोबल पीस के रिगार्डिंग, ठीक है, विश्व की शांति। अब तुम चाहते हो कि पूरी विश्व के अंदर शांति हो और अपना धीरे धीरे से आपकी बजट भी बढ़ा रहे हो, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दो एंगल में अभी जो नया इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है सर, ऐसे अलग अलग एंगल्स में पूछ रहा है। तो अगर ये 6 ऐसे आपके पास आया, यू हैव टू चूज बेस्ट 4, है कि नहीं जी? 4 वही चूज करेंगे सर जिसको मेरे को आता है। जैसे एग्जांपल, ये हर कोई चूज करेगा,
डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि पढ़े रहेंगे सर, इसके अपॉर्चुनिटीज क्या है, चैलेंजेस क्या है हमें पता है, ये तो हम लिख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक चूज करेगा कोई, अगर किसी का ज्योग्राफी स्ट्रांग होगा या हिस्ट्री स्ट्रांग होगा किसी का, वो ये दोनों चूज करेगा जी। ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, यानी जो ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे, मोपला रेबेलियन, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, संथल अपराइजिंग, समझ में आया, वही सारे तो लिखने हैं आपको, बस एक ऑर्डर में लिखने हैं, समझ में। वैसे ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है जी। ट्राइब्स सर, ट्राइब में क्या क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के कौन से स्कीम आ रहे हैं ट्राइब्स के रिगार्डिंग, ट्राइब को कैसे आगे लाया जा रहा है, उनके प्रोडक्ट्स को कैसे पूरी ग्लोब में पहुंचाया जा रहा है, वो सारी चीज लिखना था। नेक्स्ट, लैंग्वेज वाज अ बिग पॉइंट इन न्यूज, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर था सर, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे इश्यूज चले थे 2025 में। इंग्लिश इन इंडिया, डिवाइंस और वेरिएंस, समझ में, यानी सर अच्छा है या बुरा है, क्लियर है। डिवाइंस मतलब डिवाइन, इट्स ए ब्लेसिंग, और इट्स ए वेरिएबिलिटी या गलती है, समझ में। तो इंग्लिश इन इंडिया अगर आप देखोगे सर, इंग्लिश पे बात करनी है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज जो पूरी देश को इंटीग्रेट करके रखता है। इफ साउथ इंडियंस कैन नॉट स्पीक हिंदी इन नॉर्थ इंडिया, दे कैन स्पीक इन इंग्लिश। इफ नॉर्थ इंडियन पीपल गो टू साउथ इंडिया, समझ में आया कि नहीं है सर, तो वहां पे वो हिंदी नहीं समझ में आएगा, तो इंग्लिश बात करो, सबको समझ में आएगा। इट्स ए डिवाइंस, समझ में आया कि नहीं है। वेरिएंस भी है सर, बिकॉज हमारी जो देश का भाषा है नहीं, क्लियर है, इसको हर किसी को सीखना पड़ रहा है, ये तो अंग्रेजों की है, कॉलोनियल माइंडसेट है, वो चीज भी है। तो दोनों एंगल आपको लिखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बन गए नंबर, समझ में। तो इस बार भी अगर पेपर आएगा आपका 2025 का पेपर है, 2025 में देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी हो गया। नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है जी। मैंने, अगर कोई मेरे को फॉलो कर रहा होगा पिछले साल से, यूट्यूब पे मैंने क्लास कराया था एनवायरनमेंट का, आज भी पढ़ा होगा, देहरादून के अंदर जाके देखना, आपको वहां पे टेक्स्ट, वहां पे आपको लास्ट ईयर का एक प्लेलिस्ट मिलेगा एनवायरनमेंट के, शायद 6 या 7 क्लास होंगे जहां पे पूरा एनवायरनमेंट के टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है। वहां पे मैंने ये क्वेश्चन लिखा था बोर्ड पे, ठीक है जी, बोर्ड पे लिखा था मैंने, बोला इस पे इससे प्रैक्टिस करो, आने की चांसेस है, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, बिकॉज 2025 वाज द ईयर व्हेन वी सॉ द ला नीना इफेक्ट, जिसकी वजह से भारत में बारिश बहुत आया था। एग्रीकल्चर में सर कई सारी चीजें हुई थी, उस दैट वाज द एस्पेक्ट जिसकी वजह से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। मैंने लिखा है ऐसे YT पे, आप अभी भी जाके चेक कर लो, KGS डिफेंस देहरादून पे एनवायरनमेंट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, 6 या 7 क्लास है, उसमें एक क्लास में मैंने इस पे बात भी किया, कुछ टॉपिक लिखा है, बोला इस पे लिखो भैया प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट, वुमेन्स हेल्थ, ए जर्नी ऑफ रेजिलियंस एंड एम्पावरमेंट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। आजकल जो एक सवाल आ रहे हैं सर, दैट इज दिस टाइम एक सवाल पूछ रहा है जेनरिक, एनालिटिकल एबिलिटी जो वहां पे दिया था ना, वो एनालिटिकल एबिलिटी से, हाँ, इससे ही सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पे सर इन्हीं, यही कोर थीम तो यही है, चाहे वो पॉलिटी से पूछे, ज्योग्राफी से पूछे, किसी से भी पूछे, पूछेगा इन्हीं में से, कोई बाहर नहीं जा रहा है, वो कोई भी चीजों को लेके वो बाहर नहीं जा रहा है सर, तो यहां पे पूछेगा। क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि लास्ट टाइम की अगर 2025 की आप बजट देखोगे, क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में 30% की मार्जिन में रखा था, टैक्स लगा था सर यहाँ पे, लीगली उसको पहली बार रिकॉग्निशन मिली थी, तो दैट वाज द क्वेश्चन, समझ में। अब इस बार अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे भैया, अगर कोई मेरे को फॉलो कर रहा है DNA में, तो अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस बार के बजट से आपको क्या लगता है कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, बजट से, बजट सोचो, बजट पढ़ा रखा है मैंने, कुछ थीम बताया होगा बजट में। इस बार बजट का सबसे कोर थीम क्या है, वो तो देश का है, वो तो अलग ही चीज है, बजट का कोर थीम हो नहीं है। बजट का कोर थीम है सर, इस बार बजट के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, 12 लाख करोड़ रुपए निकाल के रखे सर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, समझ में। तो कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, तो वहां पे बजट में भी हमने देखा 7 रेलवे प्रोजेक्ट, 7 रेल कॉरिडोर ला रहे हैं, ठीक है। ये जो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बन रहा है सर, वो अलग सी बन रही है, तो वो एक कोर थीम है, बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर एक टॉपिक बन गया, समझ में। अब इसके ऊपर हम अलग अलग एंगल में हम बात करेंगे,
तो हमारा एक ऐसे की टॉपिक एड्रेस किया ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं सर, आजकल जो यूएसए से चल रहा है टैरिफ वॉर तो चल ही रहा है। ठीक है, डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं यूएस टैरिफ वॉर, फिर क्या पूछेगा सर। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ट्रंप की, वर्ल्ड लेवल में देखो ट्रंप कैसे बन रहा है सर, डोमिनेटिंग है कि नहीं सर, सारे कंट्रीज को डोमिनेट कर रहा है। ट्रंप ने क्या क्या किया है भैया सर, ट्रंप आया सबसे पहले सब पे टैरिफ लगाया, दूसरी चीज सबको धमकाया, सबको डराया, वेनेजुएला को कब्जा किया, ग्रीनलैंड को बोला हम तुमको भी कब्जा करेंगे, और सर फिर किसको बोला, इंडिया को भी बहुत दबा के रखा जी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे यूएसए जो कि यूनिपोलर कंट्री था, अभी उसके वजह से सर वर्ल्ड के अंदर कहीं ना अफरा तफरी है कि नहीं। तो एक सवाल यूएसए से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चाहे वो बेसिक आइडिया बता रहा हूं, वो कैसे भी बनेगा क्वेश्चन, यूएसए का नाम भी नहीं रहेगा बट वो क्वेश्चन यूएसए से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, यानी थ्रू आउट दी वर्ल्ड पीस की बात करेगा सर, फिर से किसकी बात करेगा, विश्व शांति की बात करेगा। समझ में है? जो नॉर्मल चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फिर क्या हुआ सर, एनी मेजर अपडेट्स, एनी मेजर अपडेट, चैंपियन स्टैम्पीड तो चल ही रहे, वो तो स्टैम्पीड तो चल ही रहे इंडिया के अंदर, वो रिपोर्ट राइटिंग में आते हैं ऐसे। ठीक है, छोटे छोटे चीजें रिपोर्ट में, बड़े बड़े चीजें हिस्से में। हाँ जी, हाँ, चाइना की डोमिनेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स, ये बहुत न्यूज में है कि नहीं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वो छोटे मोटे नहीं पूछते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स या तो क्रिटिकल मिनरल्स, ये एक टॉपिक बन गया भाई आपका। इनमें भी सवाल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा जी, 100% बनेगा। समझ में आया कि नहीं है। और बताओ भाई। और अगर हम बात करते हैं सर, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे ये दाग लग रहा है कि हमने अपना सारे पड़ोसियों से रिश्ता खराब किया। समझ में, बांग्लादेश के साथ तो चल ही रहा है सर, जब से शेख हसीना बाहर आई है तब से रिश्ता खराब है। नेपाल के साथ रिश्ता खराब चल रहा है सर, नेपाल में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मालदीव्स में चल रहा है एंटी इंडिया प्रोटेस्ट। समझ में आया कि नहीं है। म्यांमार का तो अलग ही है, छोड़ो, मिलिट्री रूल है। पाकिस्तान के साथ तो कभी ठीक था ही नहीं, ना तो अभी है ना तो आगे होगा। समझ में। तो इंडिया के जितने भी पड़ोसी हैं उनके साथ कहीं ना कहीं पे सर इंडिया का नाम खराब हो रहा है। समझ में। तो वी कैन एक्सपेक्ट और वी कैन प्रैक्टिस ऑन दिस दैट इंडियाज नेबरहुड, हाँ, इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज एंड फॉरेन पॉलिसी। इंडिया 0 डीएनए में बताया था मैं, है ही नहीं हमारा ऑर्डर, हमारा रोल है ही नहीं। हम क्या है 25 वाला है वो, 30टा वाटर में नहीं, 30टा वाटर बांग्लादेश के साथ देखो अभी अपकमिंग टाइम्स में कुछ होगा तो बन सकता है। ठीक है, अगर कुछ अग्रीमेंट होगा तो बन सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी पहले का है ना। हाँ, ग्लोबल साउथ एक जेनरिक टॉपिक हम लेके चल सकते हैं सर, ग्लोबल साउथ। अब यही ग्लोबल साउथ को आप देखोगे कहीं पर भी मिक्स कर सकता हूं मैं, नेबरहुड के साथ मिक्स कर सकता हूं, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के साथ मिक्स कर सकता हूं, यूएसए के साथ मिक्स करता हूं ग्लोबल साउथ में, ग्लोबल साउथ को जिधर भी जोड़ लो, है कि नहीं। तो भी चीज है सर। सो इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं इन टॉपिक्स पे प्रिपेयर करना है और इन्हीं टॉपिक्स से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस भी आएगा। ऐसे अंड शंड आपने जिधर भी देखा सर हर्जी मर्जी उधर इधर से सवाल उठा के आप उनपे करोगे, मतलब नहीं है। मतलब वही रखना है सर जिससे ये अगर मैं कर रहा हूं इससे क्या मेरे एग्जाम में मदद मिलेगा। अगर मेरे एग्जाम में मिलेगा तभी मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, तभी मैं अपना समय दूंगा, तभी मैं इस पे एफर्ट डालूंगा। अगर इससे मेरे एग्जाम से मेरे को संबंध है ही नहीं तो ये मेरे लिए मतलब नहीं, मैं तो इससे टाइम पास करूंगा। समझ में आया। सो ये फोकस डेवलप करना भैया, ठीक है। ये नहीं कि ये पनवाड़ी के दुकान के सामने खड़े होके आप सिगरेट पीते बैठोगे ठीक है, मैं दिखूंगा तो अपना आप को छुपाओगे पीछे हाथ को, है ना मुर्गा जिसको बोलना था वो समझ गया मैंने किसको बोला ठीक है क्लियर है। तो ये टॉपिक्स को आपको एड्रेस करना है जी। दिस आर द टॉपिक्स एंड दिस इज द वे यू शुड प्रिपेयर फॉर योर पेपर 2।
क्लियर है। और यहाँ पे हम लोगों को सर पेपर 2 के अंदर एक और चीज, हमें 300 वर्ड्स के अंदर ही लिखना है। वी हैव टू आंसर विद इन 300 वर्ड्स। ऊपर चल सकता है अगर वो 315 है, 325 तक जा रहा है, ओके है जी, ठीक है। उससे जाएगा वो देखेगा ही नहीं, उससे आगे वो देखेगा ही नहीं। वर्ड काउंट नहीं करते। वर्ड जो एक्सपर्ट होगा ना, वो देख के ही बता देगा कि कितने वर्ड्स का है। समझ में? जो पेपर देखते रहेगा उसको पता चलेगा हैंडराइटिंग किसी के छोटे हैं तो एक ही पेज में वो 200 वर्ड्स तक लिख सकता है, हैंडराइटिंग बड़े हैं तो 100 वर्ड्स तक लिख सकता है। समझ में? हैंडराइटिंग के देख को ही बताया जा सकता है वो कितने वर्ड्स का ऐसे लिखा हुआ है। अब उसको लगता है यार 300 से ज्यादा लिख रहा है, वो आगे का चेक करेगा ही नहीं, वहीं तक का उसके लिए आपके नंबर देगा जहां तक कि उसने एड्रेस किया है। क्लियर है? ये चीज होगा जी। और आगे का लिखोगे तो फालतू है, वो चेक नहीं होगा। तो आपको इतने अंदर ही मेंटेन करना है। और यहाँ पे सर एक इतना बड़ा टॉपिक उसको सिर्फ 300 वर्ड में लिखना है। सर यहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किल की बात आती है यूजिंग कीवर्ड्स। यहाँ पे CAPF सिविल सर्विसेज में और IBICO जो भी एग्जाम होते हैं, जहाँ पे एक ही चीज डिफरेंशिएट करता है जी, सिविल सर्विसेज के अंदर जब आप एस्से लिखोगे तो वो एस्से होता है आपका कितने नंबर का, कितने वर्ड्स का होता है, 1200 से भी ज्यादा वर्ड्स का होता है। 1200 वर्ड्स तो बहुत है सर। वहां पे कहानी बना बना के आप लिख सकते हो। समझ में आया? वहां पे घुमा घुमा के, अच्छा एक जो NCERT में स्टोरी राइटिंग टाइप दिया जाता है, उस समय उस टाइप का स्टोरी राइटिंग उधर आप बना सकते हो। इधर स्टोरी राइटिंग नहीं है। अभी हमारे पास पहले वर्ड्स कम है और हमें कीवर्ड्स लिखना है, इधर सीधे मुद्दे पे आना है सर, स्ट्रेट टू पॉइंट। और ऐसा क्यों दिया है सर? सिविल सर्विसेज के अंदर आपको 1200 से भी ज्यादा वर्ड्स दे रहा है, CAPF के अंदर क्यों 300 वर्ड्स ही दे रहा है? सोचो, वो डिमांड है आपका एग्जाम का, क्या क्यों दे रहा है ऐसे? यहां पर भी बोल सकता था, जैसे IBSEO है उधर भी 500 वर्ड्स दिया है ना। बाकी दूसरे UPSC भी एग्जाम कराते हैं, वहां पर भी 500 से ज्यादा वर्ड्स है। यही CAPF है जहां पे 300 वर्ड्स दे रहा है। फालतू बात नहीं सुनना चाहता। हाँ, एक तो ये चीज भी आप कह सकते हो, बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे जानना चाह रहा है, ठीक है। बट द मेन थिंग इज दैट जो आपकी ड्यूटी है ना, जो आप असिस्टेंट कमांडेंट बनोगे, जो आपकी ड्यूटी है सर, दैट ड्यूटी कैन बी प्रिस्क्राइब विद इन 300 वर्ड्स। समझ में? सिविल सर्वेंट का ड्यूटी वाइड एस्पेक्ट्स हैं, उसके पास बहुत सारी चीजें कवर करने को। आपकी है सर सीधा मुद्दे पे आना है, सीधा। क्लियर है? और आपकी असिस्टेंट कमांडेंट होने का, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो सर CISF में दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर आप लोग असिस्टेंट कमांडेंट हो, आपका जो भी हायर ऑफिसर रहेगा वो बोलेगा भैया रिपोर्ट दे मेरे को, क्या हो रहा है वहां पे। तो रिपोर्ट लिखने के लिए आप 1200 वर्ड का लिखोगे तो वो पड़ेगा उतना, वो बोलेगा यार 100-200 वर्ड्स तक दे दे, बहुत है। समझ में? तो आपकी एग्जाम, आपका ऑफिसर बनने के बाद में जो डिमांड है, आपको इतनी काबिलियत है तो इसीलिए उतना ही वर्ड्स दिया है। इन लोगों के लिए घुमा फिरा के कहानी बना बना के लिए इसीलिए दिया, उनका काम है वो। हाँ, so they never speak directly, they always speak directly sir, because they are the armed forces। उनको घुमा फिरा के बातें करने नहीं आता, सीधा बोलेंगे भाई ये है तो है, ये होते हैं घुमा फिरा के बातें करने वाले। इनकी बातों को समझने के लिए 10 मिनट लगता है। अच्छा ये तो इस चीज का बोल रहा था, बिना बोले उस चीज का बोल रहा है। समझ में? कभी सुना है सर आपने स्पीच S जयशंकर का स्पीच? कभी इनके स्पीच सुने हो? फॉरेन मिनिस्ट्री के इन लोगों की कभी स्पीच सुनना, ये समझ में नहीं आता है क्या बोल रहा है यार, कुछ भी बोले जा रहा है। पर जब आप उसको क्लियरली एनालाइज करोगे तब पता चलेगा, अच्छा ये अबे सीधा बोल रहा साले है कि नहीं। तो ये लोग स्ट्रेट टू फॉरवर्ड। तो यहाँ पे यही है सर, आपका जो आने वाले समय में जो ड्यूटी होगा वो चीज आपको यहीं पे दे रहा है, इसीलिए 300 वर्ड्स में दिया है। अब 300 वर्ड्स बहुत कम है सर लिखने के लिए, वैसे तो जो टॉपिक पूछता है उस पर तो 1000 वर्ड भी आप लिख सकते हो, 300 वर्ड तो बहुत कम है। तो यहाँ पे अंड शंड नहीं लिखना है, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और जो भी कीवर्ड्स आप लिखोगे, UPSC जो इवैल्यूएटर होगा उसको दिखाना है तो आप अंडरलाइन भी करोगे, ठीक है, आप अंडरलाइन भी करोगे। अगर मैं बोलूंगा आपको
सर ये साफ साफ बताओ क्या चाहिए मेरे को। अगर आपको एस्से लिखना है, अगर आपको आर्ग्यूमेंट लिखना है, सबसे पहला होना चाहिए सर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जो भी कॉन्सेप्ट दिया है, डिजिटल इंडिया दिया है, साइबर सिक्योरिटी दिया है, फार्मर्स के दिया है, कुछ भी किसी का भी दिया हुआ है, देयर शुड बी ए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एनीवेज। डायरेक्ट सर जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मेरे को साफ साफ है, तभी हम उसके ऊपर लिख सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ में क्या मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? यानी सर इस कॉन्सेप्ट को मैं प्रेजेंट कर सकता हूं, प्रेजेंटेशन। और ये प्रेजेंटेशन में वो देखना चाहता है सर आपके रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स। ये मिल गया उसको तो नंबर भी देगा आपको, समझ में है? ये अगर उसको मिल जाता है आपसे तो आपको नंबर देगा जी। क्लियर है, समझ में आया? तो यही सर मेन मुद्दा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एंटायरली जो भी चीज है जी, इसी के रिगार्डिंग। और इस पे आप लोग काम करोगे। हाँ भाई, पैराग्राफ ही होगा, ठीक है। मैं कभी पॉइंट वाइज रेफर नहीं करूंगा, और यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखने का मतलब भी नहीं बनता है, यहाँ पे पैराग्राफ ही बनता है। बिकॉज हमें वेराइटी मल्टी डायमेंशन में कवर करना है। पैराग्राफ तब होता है सर, पैराग्राफ तब होता है जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि एग्जाम्पल ये जो क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऐसे टॉपिक्स में पैराग्राफ हो सकता है, बट मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। और ये कोई गारंटी नहीं कि पॉइंट्स में होना, पैराग्राफ में होना, बट बेस्ट ऑफ द बेस्ट की प्रेफरेंस यही होता है। हर टॉपर का कहना यही होता है, ऐसे जो होता है वो पॉइंट्स में होता तो ऐसे ही नहीं होता। ऐसे मस्ट ऑलवेज बी इन पैराग्राफ्स, ठीक है जी। ऐसे हमेशा पैराग्राफ में होना चाहिए, ठीक है। एक ऐसे में देखो नंबर की भी अगर हम बात करें सर, ऐसे कैरीज 20 मार्क्स है ना, 20 में 20 तो यूपीएससी देगा ही नहीं। यूपीएससी के पास मैक्सिमम मार्किंग जो होता है हमारे लिए 20 है, यूपीएससी के लिए 12 है, समझ में? 12 में से सर ऑन एन एवरेज जो मिलता है, जैसे लेट से सर 3 बच्चे हैं ए बी और सी, एक ही टॉपिक मैंने दिया है इनको, तीनों उसी टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हैं, इसको मिले 5 नंबर, इसको मिले 7 नंबर, इसको मिले 9 नंबर। अब इस बेस पे आप ये नहीं जज कर सकते हो कि सर ये के पास ज्यादा नॉलेज है, सी के पास कम नॉलेज है। नॉलेज कैन नॉट बी जज्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे नॉलेज तो ऑफकोर्स यहां तक पहुंचे तो नॉलेज तो होगा ही उनके पास। यहां पे सर जो मार्क्स डिफरेंशिएट हो रहा है वो स्किल्स पे डिफरेंशिएट हो रहा है। अब इसको 5 मिला है क्योंकि ये हैज कवर्ड लेस डायमेंशंस, इसको 9 मिला है बिकॉज ये हैज कवर्ड मल्टीपल डायमेंशंस। मल्टीपल डायमेंशन इसने रखा है, एक ऑर्डर इसने फ्लो किया है, अंडरस्टैंडेबल लिखा है सर, समझ में आ रहा है जो भी लिखा है, कंसाइज है और इफेक्टिव है, समझ में है? इसको इसीलिए 9 नंबर मिल रहा है। ये कम डायमेंशन रखा है, फ्लो पैटर्न फॉलो नहीं किया, जिधर मर्जी उधर जो भी घुसा रहा है, कहीं पर भी घुसा रहा है, इसको कम नंबर मिल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो स्किल्स मैटर करता है सर, यहाँ पर नॉलेज मैटर नहीं करता। स्किल्स वही सर, आप कैसे इन चीजों को एड्रेस करोगे, मल्टीपल डायमेंशंस को, मल्टीपल थिंग्स को कैसे कवर करोगे। अब हर एक टॉपिक आ गया, कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक का सर बेनिफिट्स होंगे, होंगे नहीं होंगे जी, ठीक है। उस टॉपिक का चैलेंजेस होंगे, कुछ प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, तभी तो पूछ रहा है, ऐसे तो पूछेगा नहीं, है कि नहीं? तो 2 पैरा तो आपके बन ही गए, एक इंट्रोडक्शन होगा, एक वे फॉरवर्ड होगा, 4 पैराग्राफ बन गए सर। यानी लगभग आपका आधा ऐसे तो 4 में ही बन गया है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द टॉपिक एंड कवर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट व्हेन यू हैव डेटास फॉर देम, ठीक है जी। आपके पास डेटा है तब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ठीक है, वरना तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट छोड़ो, ठीक है। एक फ्लो बनना चाहिए, बस एक फ्लो होना चाहिए उसमें। क्लियर है जी, समझ में आया भाई? क्लियर है, कोई डाउट है? ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को होगी पेपर 2 की, तो उस क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आपका एसे, आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट का फॉर्मेट देखेंगे, टॉपिक नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आपका एसे, आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट का फॉर्मेट देखेंगे। इसके साथ में सर जब ये फॉर्मेट हम देखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग टॉपिक्स को एड्रेस करना
शुरू करेंगे। ठीक है, वो क्लास में होगा, फ्रॉम द वे बैक क्लास में ही होगा। ठीक है, उसमें से 4-5 तो मैंने आज बता भी दिया आप लोगों को, है ना, 4-5 तो आपको बता भी दिया ऑलरेडी, बोर्ड पे मेंशन है। हाँ, डीएनएसी। हाँ जी, हाँ, जो जितने नंबर है उतना उतना टाइम लगना है। ठीक है, देखो, अगर ये टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं सर, टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर सीएपीएफ एग्जाम। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास 180 मिनट्स मिल रहा है कितने वर्ड्स के लिए, 200 मार्क्स के लिए। तो लगभग लगभग अगर हम बात करते हैं सर, फॉर 10 मार्क्स आपको 8 to 9 मिनट्स मिल रहा है ना। ये अगर हमारे पास इक्वेशन है सर, 180 मिनट है, 200 नंबर है, तो यहाँ पे सर 10 नंबर 10 मार्क्स कितने मिनट के लिए मिलेगा, लगभग लगभग 9 मिनट्स, है कि नहीं, यही तो होगा, यही तो होगा ना, डिवाइड करो यार, है कि नहीं। तो एक ऐसे कितने नंबर का है जी, 20 नंबर का है, तो कितना टाइम लगना चाहिए, 18 मिनट्स। आर्ग्यूमेंट भी 20 नंबर का है। आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं सर आर्ग्यूमेंट में 18 मिनट तो बहुत ज्यादा है, तो आर्ग्यूमेंट में आप 10 से 12 मिनट में आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाएगा। समझ में, रिपोर्ट राइटिंग है सर 10 नंबर की, तो यहां पर भी मुश्किल से 7 से 8 मिनट देंगे। क्लियर है, तो इसमें भी हम आगे बात करेंगे। 18 मिनट आप एक ऐसे को दे रहे हो, उसमें से भी 3-4 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए रहेगा, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए रहेगा, क्या क्या ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए सर, क्या क्या पॉइंट्स हम लिखने वाले हैं, हमारा एस्से का फ्लो कैसे होगा, हमारे एस्से में क्या क्या चीज आना चाहिए, सब चीज पहले के 3-4 मिनट में डिसाइड होगा। और ये 3-4 मिनट आपका इफेक्टिव हो गया, फिर आप उस एस्से को इजिली लिख लोगे, है कि नहीं। ये 3-4 मिनट में दिमाग में कुछ भी नहीं आया, चेंज द टॉपिक। समझ में आया जी, टॉपिक्स को बदलना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास यही चीज है सर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब बड़ा जंग लड़ने जाओगे वहां पे छोटे हथियार से नहीं जाओगे। अगर आपके घर में बंदूक पड़ा है और आप एक छुपाने वाली चम्मच लेके जाओगे, काम नहीं चलेगा। बंदूक पड़ा है तो बंदूक से ही लड़ना है। सो यू ऑलवेज जो टॉपिक, उसी टॉपिक को सिलेक्ट करना है जिस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं, तभी लिख पाएंगे सर हम उस पर। ठीक है जी, ठीक है, और कुछ पूछना है। मल्टीपल डायमेंशंस मतलब क्या हो गया सर, सोशल एस्पेक्ट आप देखोगे, ठीक है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट आप देखोगे, इसके अलावा सर जोग्राफिकली एनवायरमेंटल क्या होगा, इंटरनेशनली क्या कहता है, ठीक है, एनवायरमेंटल क्या होगा, इकोनॉमिकल क्या होगा, ये अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। नहीं, मल्टी डायमेंशन तब सोचना है, मल्टी डायमेंशन आपको तब सोचना है जब उस टॉपिक के बारे में व्हेन यू हैव नो आइडिया। ठीक है, उस टॉपिक के बारे में सर मेरे को ज्यादा नहीं पता है, तो उस टॉपिक पे मल्टीपल एंगल पे आप सोचने लगोगे, आपको पता चलेगा कि भैया क्या लिखना है मेरे को, समझ में। वरना तो अरे हर एक ऐसे का भैया 4 पैराग्राफ फिक्स है, कोई भी टॉपिक हो 4 पैराग्राफ फिक्स है, आपका इंट्रोडक्शन लिखना ही लिखना है। यानी इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे सर, ये कोई भी चीज था, न्यूज में क्यों था, या तो उसको डिफाइन करोगे, ठीक है, या तो उसके बारे में रिसेंटली कुछ है, चला है क्या, वो चीज आप डायरेक्टली मेंशन करोगे, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग, इसके बाद में सर कोई भी टॉपिक होगा उसका बेनिफिट्स होंगे, है कि नहीं, बेनिफिट्स एक पैराग्राफ हो गया, एक चैलेंजेस होगा ही होगा, बेनिफिट्स है तो बेनिफिट्स के बाद में तुरंत चैलेंजेस होगा। समझ में, बेनिफिट्स और चैलेंजेस के बीच में एक कनेक्टिंग वर्ड होना चाहिए, समझ में, दो, ऑल दो। हाँ जी, केस स्टडी इधर नहीं है ना उतने वर्ड्स आपके पास केस स्टडी डालने के लिए। केस स्टडी लिखने में 50 वर्ड चले जाते हैं, है कि नहीं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल भी कहाँ पे, आर्ग्यूमेंट में, आर्ग्यूमेंट में एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हाँ, वो भी 4-5 वर्ड में एग्जाम्पल खत्म होना चाहिए आपका, ठीक है। केस स्टडी नहीं चलता इधर, 300 वर्ड आपको कंटेंट ज्यादा चाहिए सर। केस स्टडी लिखोगे 50-60 वर्ड वही खाएगा, लिखोगे क्या खा, है कि नहीं, तो केस स्टडी नहीं होगा इधर। सीएपीएफ में नो केस स्टडीज, एग्जांपल्स यस एक्सेप्टेड, वो भी 4-5 वर्ड्स के अंदर आपका एग्जांपल खत्म होना चाहिए, उस टाइप के एग्जांपल्स एक्सेप्टेड होंगे, ठीक है।
हाँ गवर्नमेंट स्टेप्स, ये भी होगा एक, है ना। तो देखो चार, मैंने बोला चार पैराग्राफ फिक्स है। एक तो इंट्रोडक्शन, एक बेनिफिट्स, बेनिफिट्स के बाद में तुरंत चैलेंजेस, चैलेंजेस के बाद में सर जैसे ये बोल रहा है गवर्नमेंट के मेजर्स, गवर्नमेंट मेजर्स के बाद वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन उसी में होगा, ठीक है। वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन उसी में होगा। 5 पैराग्राफ तो हो ही गए आपके, हर टॉपिक के 5 पैराग्राफ तो बन गए, बचे हुए सिर्फ 3 पैराग्राफ जिनको आपको बीच में फ्रेमिंग करना है, समझ में। नेक्स्ट जब आप बेनिफिट्स लिखोगे उसके बाद में तुरंत चैलेंजेस आना चाहिए, चैलेंजेस आने के बाद में गवर्नमेंट क्या कर रहा है आना चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर रहा है उसके बाद में सर वे फॉरवर्ड आना ही चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, कंक्लूजन वही हो गया आपका। लास्ट के 4 तो फिक्स है लगभग लगभग, पहले के 4 में एक इंट्रो होगा, जो फर्स्ट के 3 होगी वही प्रेजेंटेशन सीखोगे, समझे समझे। ये दिमाग में फिट करना, जो 5 पैराग्राफ मैंने बताया ना ये दिमाग में फिट करना जी, ठीक है। कौन से 5 पैराग्राफ है, एक तो सर आपका पहला इंट्रो, उसके बाद में बीच में लिखेंगे हम, फिर एक होगा बेनिफिट्स, उसके कोई भी चीज होगा उसके बेनिफिट्स, उसके चैलेंजेस, गवर्नमेंट के स्टेप्स और वे फॉरवर्ड और इसी में कंक्लूजन, है ना। बचे ही क्या सर हमारे, आधा तो, आधे से ज्यादा ऐसे तो हो ही गया, समझ में, आधे से ज्यादा ऐसे तो हो ही गया। हमने अलग अलग एंगल भी कवर किया हमने सर, उसके बेनिफिट देखा। अब बेनिफिट में ये नहीं कि आप एक ही के पीछे पड़ोगे, समझ में। सर ये पानी है, ये बोतल है, बोतल में पानी रहेगा, बोतल में चाय रहेगा, बोतल में दूध रहेगा, एक ही एंगल हो गया सर, यू आर कवरिंग 1 डायमेंशन। ये बोतल ये स्टील का है, ये मिल्टन कंपनी का है, समझ में। ये अलग अलग एंगल्स होना है, तो वो चीज होना चाहिए। बेनिफिट्स में भी, चैलेंजेस में भी, गवर्नमेंट स्टेप्स में से गवर्नमेंट के कोई स्कीम्स है क्या, वो सारी चीज, यही सारी चीज को लेके एड्रेस करना है, ठीक है। एक बेसिक रक्स तो आपको मिल ही गया सर, ठीक है, एक बेसिक रक्स। और इन पे आपका कमांड तभी बनेगा जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया कमांड बनेगा। सर आप बोलोगे 1-2 बार कर लिया, अरे यार ये लिखना मेहनत वाली काम है यार, छोड़ कौन लिख रहा है, तो यार ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हो, क्लियर है। तो जितना लिखोगे उतना अच्छा रहेगा जी। हाँ भाई, उसके लिए क्या बोले यार मैं, तो जिसने फॉलो किया है उससे नोट्स ले लें, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हाईलाइट कर लें, वो पढ़ लें, ठीक है। है ना, तो वो चीज होगी। पेपर 2 में काम का नहीं है वो। मैगजीन पेपर 1 का है, ठीक है। मैगजीन पेपर 1 का है, मैगजीन का पेपर 2 में कोई रोल नहीं है जी, ठीक है। हाँ लगभग लगभग आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लगभग लगभग वही बनना चाहिए। हमारी पैराग्राफ्स ऑर्डर में तभी दिखेगा जी जब एक पैराग्राफ में हमने 50 वर्ड लिखा, सारे पैराग्राफ में 50-50 ही लिखेंगे तो एक ऑर्डर सा दिखेगा, ठीक है। हो सकता है समटाइम्स कुछ चीजों के लिए सर बेनिफिट ज्यादा हो सकता है, गवर्नमेंट के स्टेप्स कम हो सकते हैं, है कि नहीं, तो उधर ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑन एन एवरेज रफली स्पीकिंग 4 से लेके 6 लाइन का एक पैराग्राफ तो होना चाहिए, 4 to 6 लाइन्स, ठीक है।